साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा क्लासेज में। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के क्रम में आज अपना जो टॉपिक है वो है बुद्धि। टोटल जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी 12th की जो बुक है उसके ऊपर आधारित है। और इससे पहले जितने भी मनोविज्ञान के टॉपिक वाइज अपनी जो सीरीज चल रही है शिक्षा मनोविज्ञान के साथ शैक्षिक परिदृश्य के कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है, तो आप चैनल पर ज़रूर विजिट करें। और अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं, सबसे पहला आज जो क्वेश्चन है वो है बुद्धि का अपना टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि अच्छा निर्णय लेने, अच्छा समझने एवं तर्क करने की योग्यता है। यह परिभाषा किसकी है? बुद्धि अच्छा निर्णय लेने, अच्छा समझने एवं तर्क करने की योग्यता, यह परिभाषा किसकी है? आपके सामने ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने, टर्मन, इबिंगहॉस और कॉल्विन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अल्फ्रेड बिने की ये परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि के संबंध में आपको इसमें से असत्य कथन देखना है। कौन सा इसमें से असत्य कथन है? फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक आयु और वास्तविक आयु समान हो तो बुद्धि लब्धि औसत होगी। सेकंड ऑप्शन है मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होगी तो बुद्धि लब्धि औसत से कम होगी। फिर है वास्तविक आयु मानसिक आयु से अधिक होगी, वास्तविक आयु मानसिक आयु से अधिक होगी तो बुद्धि लब्धि औसत से कम होगी। और द यहाँ पे है मानसिक आयु वास्तविक आयु पर निर्भर करती है। आपको इनमें से असत्य कथन देखना है। अगर ये क्वेश्चन आप सही करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो बुद्धि वाला जो टॉपिक है मानसिक आयु वास्तविक आयु, इसका कंसेप्ट आपका क्लियर है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा एक बार वापस आप देख लीजिए। मानसिक आयु और वास्तविक आयु समान हो तो बुद्धि लब्धि औसत होगी। ब ऑप्शन है मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होगी तो बुद्धि लब्धि औसत से कम होगी। स यहाँ पे वास्तविक आयु मानसिक आयु से अधिक होगी तो बुद्धि लब्धि औसत से कम होगी। और द यहाँ पे मानसिक आयु वास्तविक आयु पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इनमें से गलत कथन कौन सा है? तो इसके अंतर्गत जो द है वो इसके अंतर्गत गलत कथन है। बाकी यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है वो सभी सही है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मानसिक आयु और वास्तविक आयु समान हो। मानसिक आयु जैसे अपन देखते हैं मानसिक आयु 10 और वास्तविक आयु 10 और इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 10 इंटू 10। तो ये जो IQ जो 100 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो 90 से 109 औसत के बराबर आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए ब ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ब ऑप्शन क्या है यहाँ पे? मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होगी, वास्तविक आयु से कम होगी। जैसे अपन लेते हैं ये 9 और वास्तविक आयु है 10। यहाँ पे क्या, मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होगी तो बुद्धि लब्धि औसत से कम होगी। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कितना हो रहा है? ये 90 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ कही जा रही है कि अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होगी तो बुद्धि लब्धि औसत से कम होती है। हालांकि अपन 90 जो होते हैं उसको भी हम औसत में लेते हैं, लेकिन 90 से जो कम होगी वो औसत से कम हो जाएगी वो चीज़। बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। फिर है वास्तविक आयु, फिर ऑप्शन देखिए, वास्तविक आयु मानसिक आयु से अधिक होगी। वास्तविक आयु कितने? मानसिक आयु से अधिक होगी। वही बात है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये उसकी मानसिक आयु हो गई और वास्तविक आयु हो गई 10। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? वास्तविक आयु ये उसकी वास्तविक आयु है, मानसिक आयु से अधिक होगी, ये उसकी मानसिक आयु है। इससे अधिक होती तो बुद्धि लब्धि औसत से कम होगी। तो यहाँ पे भी देख लीजिए कितना हो रहा है। यहाँ पे इसका 80 आ रहा है तो बुद्धि लब्धि में 80 जो है औसत से कम ही कहलाता है। तो तीनों कथन जो है वो सही है और ये कथन यहाँ पे गलत है। मानसिक आयु वास्तविक आयु पर निर्भर नहीं करती है। वास्तविक आयु बढ़ती जाएगी तो क्या मानसिक आयु बढ़ती जाएगी? तो ये यहाँ पे कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औपचारिक रूप से बुद्धि मापन की दिशा में कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? बुद्धि मापन की दिशा में कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? स्टर्न, टर्मन, अल्फ्रेड बिने और वेस्लर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है औपचारिक रूप से बुद्धि मापन की दिशा में सबसे पहले कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अल्फ्रेड बीने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्स्टन के अनुसार वह मानसिक योग्यता जिसके आधार पर व्यक्ति प्रतिरूपों एवं रचनाओं का मानसिक प्रत्यक्षीकरण करने में सक्षम होता है। एनसीईआरटी पे क्वेश्चन है, तो मैंने कहा कि इनकी जो लैंग्वेज रहेगी थोड़ी सी जटिल रहेगी, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन इस टाइप के सोल्व करते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि थर्स्टन ने जो मानसिक योग्यता का सिद्धांत दिया था, उसने कौन सा दिया था, मानसिक योग्यता का सिद्धांत दिया था, और उसमें उन्होंने 7 बुद्धि की बात की थी, 7 योग्यताओं की बात की थी। उनमें से कौन सी योग्यता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति प्रतिरूपों तथा रचनाओं का मानसिक प्रत्यक्षीकरण करने में सक्षम होता है? देशिक योग्यता, तार्किक योग्यता, स्मृति योग्यता और शाब्दिक योग्यता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मानस प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो होता है स्थानिक योग्यता, यानी जिसको अपन कहते हैं देशिक योग्यता भी कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपागम जिसके अनुसार बौद्धिक तर्कणा एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है, वह उपागम कौन सा है? मेरे को पता है आप बहुत कम इसका सही आंसर दे पाओगे। वह उपागम कौन सा है जिसके अनुसार बौद्धिक तर्कणा एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है? ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आपको डराने के लिए क्वेश्चन अलग मैंने डाले हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी की जो बुक है उसके ऊपर आधारित है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको ये समझना होगा कि बुद्धि के कितने उपागम होते हैं और तभी आप उसका सही आंसर दे पाएंगे। आपके सामने ऑप्शन है मनोमितिक उपागम, सूचना प्रक्रमण उपागम, शास्त्रीयवादी उपागम और तल उपागम। तो बुद्धि के जो उपागम होते हैं इसके अंतर्गत 2 ही उपागम होते हैं, एक तो मनोमितिक उपागम होता है और एक सूचना प्रक्रमण उपागम होता है। बाकी शास्त्रीयवादी और तल उपागम इसके अंतर्गत होता ही नहीं है। तो यहाँ पे मनोमितिक जो उपागम है वो ये मानता है कि बुद्धि जो है योग्यताओं का एक संगठन है, योग्यताओं का एक समुच्चय है, जबकि सूचना प्रक्रमण उपागम क्या मानता है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किस तरीके से काम में लेता है, किस तरीके से वो अपनी तर्कणा का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था, वह उपागम जिसके अनुसार बौद्धिक तर्कणा एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब, सूचना प्रक्रमण उपागम। बुद्धि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है। बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा वह अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है। तो ये परिभाषा किसकी है? रोस की, स्टर्नबर्ग, टर्मन, इबिंगहॉस। एक एक नंबर आपके सिलेक्शन के लिए मायने रखेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो आपकी चीज़ें ये अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। उसके बाद में अपन जो मिक्स में क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे 2-3 दिन बाद में, 15 तारीख से। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, इसकी जो सही आंसर है वो है स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग की ये परिभाषा है कि बुद्धि वही योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उपागम के अनुसार बुद्धि योग्यताओं का एक समुच्चय है? सूचना प्रक्रमण उपागम, नित्तल उपागम, मनोमितिक उपागम एवं शास्त्रीयवादी उपागम। तो इसका अभी मैंने चर्चा की थी इसके बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मनोमितिक साइकोमेट्रिक अप्रोच अपन जिसको कह सकते हैं। मनोमितिक या मनोगतिक उपागम भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स, मनोमितिक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तथ्यों से नियम की ओर यह किस तरह की विशेषता है? आगमन तर्कणा, निगमनात्मक तर्कणा, सामान्य तर्कणा एवं बहुआयामी तर्कणा। तथ्यों से नियम की ओर आपको अलग अलग तथ्य दिए जाते हैं और आप उनके आधार पर एक नियम पर पहुंचते हैं। वो कौन सी तर्कणा होती है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए? आपके सामने ऑप्शन है, उनमें से कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्धिक के अंतर्गत आगमनात्मक जो तर्कणा होती है उसमें पहले व्यक्ति के सामने तथ्य होते हैं और उसके बाद वो नियम पर पहुंचता है। एक तरीके से अपन इसको कह सकते हैं उदाहरण से नियम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक रूप से आसक्त बालकों की विशेषता नहीं है। अभी रीट जो थी इससे पहले जो पेपर आउट हुआ था उसके जो क्वेश्चन के लेवल थे एनसीईआरटी पर आधारित थे क्वेश्चन, मोस्टली अधिकतर क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन उसके अंतर्गत देखने को मिले थे आप सबको। तो उसके अंतर्गत ये बौद्धिक रूप से आसक्त बालकों उससे संबंधित 2 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। तो बौद्धिक रूप से जो आसक्त बालक उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? बौद्धिक प्रकार्यात्मकता, प्रोसेसिंग जिसको अपन कह सकते हैं, सामान्य स्तर से पर्याप्त कम होती है।
ठीक है, इनमें 3 विशेषताएं और एक विशेषता कौन सी नहीं है? बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है असक्त बालकों की, समायोजन का अभाव होता है, और द यहाँ पे पर्याप्त अनुकूलन एवं आत्मनिर्भर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। जो बौद्धिक रूप से असक्त बालक होते हैं उनमें ये जो इसके उनके गुण है, एक तरीके से अपन कह सकते हैं उनकी जो बौद्धिक प्रकार्यता सामान्य स्तर से कम होती है, ये भी बात उनके बारे में सही है। उनकी IQ जो है 70 से कम होती है और समायोजन का अभाव होता है, लेकिन पर्याप्त अनुकूलन एवं आत्मनिर्भर वे बालक नहीं होते हैं। कौन? जो बौद्धिक रूप से असक्त है, जिनको अपन कह सकते हैं मेंटल रिटार्डेड। और इसका जो क्वेश्चन मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, प्रतिभाशाली बालकों का गुण है। प्रतिभाशाली बालक कौन से हैं? नवीनता के प्रति रुझान, पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता, उच्च भाषाई कौशल और द उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बालकों की कौन कौन सा इसमें गुण है? नवीनता के प्रति रुझान, पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता। संवेदनशीलता से मतलब एकदम अपन कह सकते हैं क्रिटिकल होते हैं वो उन चीज़ों के प्रति। उच्च भाषाई कौशल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रतिभाशाली बालकों का गुण पूछा गया था, इनमें कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? सूचना प्रक्रमण है यहाँ पे, सूचना प्रक्रमण प्रोसेसिंग जिसको अपन कह सकते हैं कि उच्च गति, आत्मसम्मान का उच्च स्तर, उच्च अभिप्रेरणा, अतार्किक चिंतन। सूचना प्रक्रमण का उच्च गति इनकी विशेषता है, आत्मसम्मान का उच्च स्तर होता है, उच्च अभिप्रेरणा होती है, लेकिन ये इनकी विशेषता नहीं है। कौन सी? अतार्किक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, इस विचार के समर्थक है। बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मैंने थोड़ा सा इसमें एक थोड़ी मिस्टेक की है इसमें कि देखिए बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? स्टर्नबर्ग का है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया समर्थक। तो समर्थक कौन है बुद्धि संस्कृति का? एक तो स्टर्नबर्ग है ही, साथ में ये जो वाइगोत्स्की है वो भी इसका समर्थक है। क्या कहता है वाइगोत्स्की का? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत अपने सामने आता है, तो वो ये कहता है कि हमारा समाज हो और हमारी जो पृष्ठभूमि है, हमारी जो संस्कृति है, बालक के बौद्धिक विकास को प्रभावित करती है, जिसे अपन कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो अगर समर्थक की बात मैंने यहाँ इस शब्द का यूज लिया तो यहाँ पे ये ब भी सही होगा और ए भी इसके अंतर्गत सही होता। लेकिन बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, ये परिभाषा में मैं बात करता तो यहाँ पे केवल स्टर्नबर्ग होना था, और इसके समर्थक की बात की तो इसके अंतर्गत वाइगोत्स्की भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांवेगिक बुद्धि के संबंध में सही कथन नहीं है। सांवेगिक बुद्धि जिसको अपन कह सकते हैं EQ, उसके बारे में कौन सा इसमें सही कथन नहीं है? सांवेगिक बुद्धि का क्षेत्र बुद्धि लब्धि से व्यापक है। सांवेगिक बुद्धि का संबंध व्यक्ति के भावात्मक पक्ष से है। सांवेगिक बुद्धि बुद्धि लब्धि पर निर्भर करती है, और सांवेगिक बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय पीटर सेलोवी एवं मेयर ने दिया। इनमें आपको देखना है कौन सा सही कथन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स। सांवेगिक बुद्धि जो है बुद्धि लब्धि पर निर्भर करती है, ये कथन यहाँ पे गलत है। बाकी देखिए इसको क्लियर करेंगे। सांवेगिक बुद्धि का क्षेत्र बुद्धि लब्धि से व्यापक है। बुद्धि लब्धि यानी IQ जो होती है उससे भी एक कदम आगे अपन इसको मानते हैं, किसको? EQ को, क्योंकि एक व्यक्ति की संपूर्णता जो शामिल होती है वो EQ के अंतर्गत सम्मिलित होती है। सांवेगिक बुद्धि का वैसे संबंध की बात करें तो भावात्मक पक्ष से हैं जो है इसके अंतर्गत, ये जो है भावात्मक पक्ष के साथ साथ अन्य पक्ष भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। फिर है सांवेगिक बुद्धि बुद्धि लब्धि पर निर्भर करती है, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है। देखिए जो सांवेगिक बुद्धि है बुद्धि लब्धि पर अगर निर्भर करेगी तो एक व्यक्ति मान लीजिए प्रतिभाशाली है तो उसमें अच्छा EQ होगा फिर तो, लेकिन ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो बुद्धि लब्धि है वो जन्मजात होती है, और ये सांवेगिक बुद्धि हम वातावरण में उसको विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं। हालांकि बुद्धि लब्धि है वो भी वातावरण में विकसित होती है, लेकिन सांवेगिक बुद्धि हमें मिलती नहीं है। सांवेगिक बुद्धि हमें मिलती नहीं है, ये पूर्णतः वातावरण पर विकसित होती है। तो इसके अंतर्गत स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी भावनाओं और संवेग को जानना और उनके प्रति संवेदनशील होना किनकी महत्वपूर्ण पहचान है? उच्च सांवेगिक बुद्धि वाले व्यक्ति की, प्रतिभाशाली बालकों की, उच्च बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति की, उपरोक्त सभी। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा?
अपनी भावनाओं को जानना और उनके प्रति संवेदनशील होना। ये किसकी विशेषता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उच्च जो जिनमें उच्च ईक्यू जो अपन कह सकते हैं संवेगात्मक बुद्धि होती है, उनकी ये महत्वपूर्ण पहचान है। बाकी ये पहचान प्रतिभाशाली बालक की नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक में ईक्यू अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, और प्रत्येक उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक में ईक्यू अच्छा हो ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन उच्च सांवेगिक बुद्धि वाले व्यक्ति में ये अपनी भावनाओं और अपने संवेग को जानना, उनको नियंत्रण करना और अलग अलग परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होना, ये इनकी महत्वपूर्ण पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा परीक्षण जो परीक्षार्थियों में सांस्कृतिक अनुभवों के आधार पर विभेदन नहीं करता कहलाता है। इस पर एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी रीट से संबंधित, तो कौन सा इसमें संस्कृति अभिन्नत परीक्षण है, नहीं है। तो इसके अंतर्गत मैंने क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा परीक्षण जो परीक्षार्थियों में सांस्कृतिक अनुभवों के आधार पर विभेदन नहीं करता, तो वो कौन सा परीक्षण होता है, संस्कृति सापेक्ष परीक्षण, यानी ऐसा परीक्षण जिस पर संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण, संस्कृति युक्त परीक्षण और सामाजिक सांस्कृतिक परीक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण या निरपेक्ष परीक्षण होता है, जिसके अंतर्गत उस संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं एक तरीके से, जैसे अशाब्दिक जो परीक्षण होते हैं जनरली, बुलबुले परीक्षण है, किसी भी संस्कृति में हो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या निष्पादन जो परीक्षण होते हैं उन पर भी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है संस्कृति का। कुछ परीक्षण संस्कृति से, जैसे मान लीजिए यहाँ अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में, जैसे मान लीजिए कोई परीक्षण तैयार हुआ तो उसमें भारत की जो भाषा है वहाँ के लोगों को ध्यान में रखते हुए परीक्षण बनाया जाता है, तो वो परीक्षण अन्य देशों पर लागू नहीं हो सकता। वो परीक्षण कब अन्य देशों पर लागू होगा, जब वो संस्कृति से निरपेक्ष हो, यानी उसमें जैसे मान लो भूल भुलैया का कोई चित्र हो गया तो वो किसी भी कंट्री में हो, वो या अपन कह सकते हैं रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उस पर संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक परीक्षण के विपरीत एक ही समय पर एक से अधिक व्यक्तियों को शामिल करने वाला अभिकल्पित परीक्षण कौन सा होता है, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिक परीक्षण के विपरीत एक ही समय पर एक से अधिक व्यक्तियों को शामिल करने वाला अभिकल्पित परीक्षण कौन सा होता है। देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा अपन को कन्फ्यूजन करने वाली होती है, लेकिन वास्तव में एकदम इजी क्वेश्चन है। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी आएंगे, लेकिन आप एक्स्ट्रा माइंड लगाने के चक्कर में उनको गलत कर दोगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक व्यक्तियों को शामिल करने वाला जो परीक्षण होता है वो सामूहिक परीक्षण होता है। ये बहुत बार होता है, ये चीज़ अपन को आता है क्वेश्चन और एकदम ईजी लगता है, लेकिन अपन उल्टा सोचते हैं कि इतना ईजी कैसे हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपको अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने अच्छे से समझ ली है तो भले आपको वो ऑप्शन कितना ईजी लगे आप उसी को करो, निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर बनेंगे। फिर कालानुक्रमिक आयु से मानसिक आयु का अनुपात इंगित करने वाला मानकीकृत सूचकांक क्या कहलाता है, बुद्धि लब्धि, सांवेगिक बुद्धि, अभिक्षमता और व्यक्तित्व। मानसिक आयु या अपन कह सकते हैं कालानुक्रमिक आयु से मानसिक आयु का अनुपात इंगित करने वाला वो चीज़ क्या कहलाती है, बुद्धि लब्धि कहलाती है। ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, तो इसको अनुपात को इंगित करने वाली चीज़ क्या कहलाती है, ये किसका सूत्र है, ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा परीक्षण जिसमें अपेक्षित अनुक्रियाएं करने के लिए परीक्षार्थी को शब्दों एवं संपत्तियों को समझने के लिए उनका उपयोग करने की आवश्यकता होती है। शब्दों एवं उनको समझने के उनका उपयोग करने की आवश्यकता होती है, तो कौन सा परीक्षण होता है, शब्दों का अशाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिक परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाब्दिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्नबर्ग के अनुसार वह बुद्धि जिसके द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। स्टर्नबर्ग के अनुसार वह बुद्धि कौन सी होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। यहाँ महत्वपूर्ण शब्द ये है, तो वो संदर्भात्मक बुद्धि होती है, अनुभवजन्य बुद्धि होती है, घटकीय बुद्धि होती है या व्यावहारिक बुद्धि होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए आपको पता है स्टर्नबर्ग ने जो त्रितंत्र जो सिद्धांत दिया था उसके अंतर्गत बुद्धि के 3 प्रकारों की बात की थी। कौन कौन सा, पहला संदर्भात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि और घटकीय बुद्धि। रीड में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें क्वेश्चन का गलत होने की संभावना रहती है। तो ये जो आपका स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत है उसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर एक बार देख लें। हालांकि मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ
कि संदर्भात्मक जो बुद्धि होती है इसके अंतर्गत व्यक्ति व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करता है। अनुभवजन्य जो बुद्धि होती है इसमें व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए अपने पूर्व अनुभवों को सृजनात्मक रूप से उनका उपयोग करता है, इसलिए इसको सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं। जब ये घटकीय बुद्धि जो होती है इसके अंतर्गत व्यक्ति सूचनाओं का विश्लेषण करता है, जो भी तथ्य उसके पास आते हैं उसका अपन कह सकते हैं उन सभी घटकों का वो विश्लेषण करता है, उनका एनालिसिस करता है। तो वो कौन सी बुद्धि, यहाँ पे क्वेश्चन आपको इसी से पूछा गया, तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, घटकीय बुद्धि। ये स्टर्नबर्ग ने कोई प्रकार नहीं बताया था। हालांकि जो संदर्भात्मक जो बुद्धि होती है उसी को अपन व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक का बौद्धिक रूप से आसक्त कहलाने के लिए आवश्यक है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, उसकी बौद्धिक प्रकार्यात्मकता सामान्य स्तर से पर्याप्त कम हो, बुद्धि लब्धि 70 से कम हो, समायोजन का अभाव, उपरोक्त सभी। तो इसके अंतर्गत क्या हो गया, बौद्धिक रूप से आसक्त कहलाने के लिए जरूरी है कि उसका IQ 70 से कम हो और उसमें समायोजन का अभाव होता है। और जो बौद्धिक प्रकार्यात्मकता यानी किसी समस्या का समाधान करने में उसको सामान्य स्तर से भी पर्याप्त अपन कह सकते हैं वो कम होता है, समय अधिक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया, गिलफोर्ड ने, स्टर्नबर्ग ने, गार्डनर ने और थ्रस्टर ने। तो बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है, बताइए क्या होगा, इसका सही आंसर होगा गिलफोर्ड। बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत उसको बुद्धि संरचना मॉडल भी अपन इसको कहते हैं। ध्यान रखिए, बुद्धि संरचना मॉडल, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का मापन करने के लिए कौन से परीक्षण काम में लिए जाते हैं, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए जनरली अपन पढ़ते हैं कि बुद्धि के दो ही परीक्षण होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। ध्यान रखिए बुद्धि का तीसरा जो परीक्षण होता है वो होता निष्पादन परीक्षण। निष्पादन परीक्षण के अंतर्गत उसको कोई ऐसा कोई लिखित कार्य नहीं करना होता है, उसमें उसको सिर्फ क्रियाएं करनी होती हैं, कुछ वस्तुएं उसके सामने होती है, उनको मैनिपुलेट करना होता है अपन कह सकते हैं। तो वो कौन सा परीक्षण होता है, कोच का जो ब्लॉक परीक्षण है वगैरह, ये सब चीज़ें निष्पादन परीक्षण के अंतर्गत आ जाती है। तो उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेवेन प्रोग्रेसिव जो मैट्रिक्स परीक्षण है या मैट्रिसेज परीक्षण है वो किस प्रकार का परीक्षण है, वो शाब्दिक परीक्षण है या अशाब्दिक परीक्षण है या निष्पादन परीक्षण है या उपरोक्त सभी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अब सबको पता है रेवेन प्रोग्रेसिव का क्वेश्चन आया था अभी पिछली बार रीट में, पेपर जब आउट हुआ था तो उसमें कई स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन गलत किया था। तो रेवेन प्रोग्रेसिव जो मैट्रिसेज परीक्षण है वो अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आता, ना कि निष्पादन परीक्षण के अंतर्गत है। ध्यान रखिए अशाब्दिक परीक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो निष्पादन परीक्षण होता है ना उसमें ध्यान रखिए उसमें जो वस्तुएं होती है, ठीक है, अपने रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो वो कोई वस्तु नहीं है, उसमें हम सोल्व कर रहे हैं तो वो अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। भूल भुलैया जो परीक्षण है अशाब्दिक है, अपन उसमें से रास्ता खोज रहे हैं, हमारे सामने कोई वस्तु नहीं है वो चीज़। लेकिन निष्पादन जो परीक्षण होता है उसमें वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं को सेट करना होता है, तो वो निष्पादन परीक्षण होता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय मनोवैज्ञानिक जो जेपी दास एवं नागिलिरी हैं उन्होंने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत विकसित किया, पदानुक्रमिक मॉडल, पदानुक्रमिक सिद्धांत, पास मॉडल और त्रिचापीय मॉडल। भारतीय मनोवैज्ञानिक थे एक तो जेपी दास और नागिलिरी, उन्होंने बुद्धि का कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धि का पास मॉडल जो है वो जेपी दास एवं नागिलिरी का है। आपको वीडियो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा चैनल पे, और ये एनसीईआरटी की जो बुक है उससे उठाए हुए क्वेश्चन हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे मिक्स क्वेश्चन सभी टॉपिक वाइज। निष्पादन परीक्षण का उदाहरण कौन सा इनमें से, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण, को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण, ड्राएमैन टेस्ट। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। कोशिश ये रहती है कि 30 क्वेश्चन है तो उनको अपन 30 मिनट में कम से कम समय में इनको सोल्व करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मैंने बताया था ये अशाब्दिक परीक्षण है, भूल भुलैया परीक्षण भी अशाब्दिक है, ड्राएमैन टेस्ट हमको कोई चित्र बनाना होता है तो ये शब्द अलग है। लेकिन को का जो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण होता है वो कौन से परीक्षण के अंतर्गत आता है, निष्पादन परीक्षण के अंतर्गत। और मैं समझता हूँ अगर आप बुद्धि वाले इस टॉपिक ये कंप्लीट क्वेश्चन देख लेते हो तो बुद्धि का जो टॉपिक है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट आपका है।
अलग से पढ़ने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा कालानुक्रमिक आयु बराबर हो तो उसकी बुद्धि लब्धि प्राप्त होती है कितनी? आपके सामने ऑप्शन है 100, 120, 90 और 140। तो आप देख लीजिए, मानसिक आयु 5 हो, वास्तविक आयु बराबर हो तो क्या होगा, उसकी कितना हो जाएगा 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसिक आयु चाहे वास्तविक किसी भी रूप में दो, अगर दोनों बराबर है तो वैसी स्थिति में आईक्यू कितना रहेगा 100 रहेगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक आसक्तता के विभिन्न वर्गों में सामान्य बौद्धिक आसक्तता की श्रेणी है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी, और शायद आप इसको सही नहीं बता पाओ, मेरे को पता है। इसमें कौन सा वर्ग रहेगा 55 से 70, 90 से 109, 35 से 55 और 70 से 90? तो अगर आपका ये क्वेश्चन भी गलत हो रहा है तो ये गलत है यहाँ पे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 35 से 55। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 35 से जो 55 है वो सामान्य बौद्धिक आसक्तता के अंतर्गत आते हैं। अपन तैयारी करते हैं लेकिन अपन तैयारी क्या करते हैं अपन को भी पता नहीं होता है, क्योंकि हम चीज़ें जो पढ़ने वाली उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो वैसी स्थिति में हमें एग्जाम में मात खानी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए 3 बौद्धिक आसक्तता जो होती है 70 से नीचे मैंने बात की थी। टॉपिक देखो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है। 70 से नीचे जो होते हैं, एक तो होता है निम्न बौद्धिक आसक्तता, एक होता है सामान्य बौद्धिक आसक्तता और एक होता है तीव्र बौद्धिक आसक्तता। और वैसे अगर अपन बात करें तो एक अति गंभीर भी इसके अंतर्गत लेते हैं। तो 70 से नीचे वाले जो वो सभी है वो बौद्धिक आसक्तता के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे 55 से जो 70 वाले हैं वो आते हैं निम्न बौद्धिक आसक्तता के अंतर्गत। फिर 35 से जो 55 वाले हैं वो आते हैं सामान्य बौद्धिक आसक्तता के अंतर्गत। और 20 से 35 वाले जो हैं वो आते हैं तीव्र बौद्धिक आसक्तता। और 0 से 20 तक वाले वो अति गंभीर बौद्धिक आसक्तता के अंतर्गत आते हैं। तो रीट में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। आप देखिए रीट जो पेपर आउट हुआ था उसमें एक जो कौन सा शायद सेकंड शिफ्ट था उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था। उसके अंतर्गत आपको ऑप्शन दिए गए थे कि कौन सा बौद्धिक आसक्तता के प्रकारों में नहीं है, तो ये भी था, उसके अंतर्गत ये भी था और ये भी था। इंग्लिश जो इनकी टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता होना जरूरी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बालक जिनकी बौद्धिक प्रकार्यात्मकता सामान्य स्तर से पर्याप्त कम हो उनको कहते हैं औसत बुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, बौद्धिक आसक्त बालक और विचलनशीलता बालक। तो ये चीज़ मैंने पहले भी 2-3 बार क्वेश्चन आ गए इसमें, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जो प्रकार्यात्मक सामान्य स्तर से पर्याप्त कम हो तो उनको अपन क्या कहेंगे, बौद्धिक आसक्त बालक। पिछड़ा बालक को बुद्धि के आधार पर कोई वर्गीकरण नहीं किया गया, क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा कि जो पिछड़ा बालक है कोई भी हो सकता है जो अपने सामान्य स्तर से पिछड़ गया हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो चाहे औसत बुद्धि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने एवं जानने की योग्यता क्या कहलाती है। अभी आप बुद्धि का टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप तुरंत करोगे कि सर इसका बुद्धि होगा, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको पूरे मिक्स में मिलता है क्वेश्चन, तब वहाँ आप सोचने को विवश होते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, बुद्धि होगा, अभिक्षमता होगा, रुचि होगी, अभिवृत्ति होगी। अभी टॉपिक ही बुद्धि का चल रहा है तो आप बुद्धि के आधार पर करें। इसके बाद में आपको पता चलेगा कि इन लगभग मैं 30 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा 15 तारीख से, तो उसमें आप कितने नंबर लेकर आते हैं इससे पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। तो प्रत्यक्षण करने यानी समग्र रूप से उनको समझने, उनको सीखने, समझने एवं उनको जानने की जो योग्यता कहलाती है क्या, बुद्धि। और अंतिम जो अपना क्वेश्चन है वो है व्यक्ति की वह योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने, स्व उद्देश्य व्यवहार करने एवं अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। कौन सी योग्यता है वो जिसके आधार पर ये सब चीज़ें करता है, सविवेक चिंतन करना, स्व उद्देश्य व्यवहार करना एवं पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटना या समायोजन स्थापित करना। किसका कार्य है, चिंतन का, अभिप्रेरणा का, बुद्धि का और अधिगम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स बुद्धि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धि। तो ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन, और अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करें और चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है जरूर सब्सक्राइब करें। और शैक्षिक परिदृश्य के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप जरूर कंप्लीट देंगे, एग्जाम में आपको इनका निश्चित रूप से पूरा बेनिफिट मिलेगा। और चैनल पे अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं एक साथ लगभग 2-3 दिन में PDF इन सब क्वेश्चनों की अवेलेबल करवा दूंगा। धन्यवाद।